जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित पटेल है और हाल ही में मेरा चयन मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है और मेरी ओबीसी कैटेगरी से मध्य प्रदेश में 15वीं रैंक आई है। तो जैसा कि पुरानी वीडियोस में मैं बात कर चुका हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको रोड मैप तैयार करना है, कैसे इसके लिए आपको एफर्ट्स डालने हैं और राइट वे में एफर्ट्स डालने हैं, तो इन सब की बातें भी मैं कर चुका हूँ। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लिस्ट में नाम हॉली पीडीएफ में नाम लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी एक बुक लिस्ट होनी चाहिए जो सॉर्टेड होनी चाहिए, जो कम होनी चाहिए और उसको आप बार बार पढ़ो। ऐसी बुक लिस्ट आपकी होनी चाहिए और जो रियली में उससे क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में, है ना, जो आपके नॉलेज को ब्रॉड करे, आप फालतू की चीज़ें ना पढ़ो। तो इसलिए मैं आज बुक लिस्ट और रिसोर्सेज और टीचर्स सारी चीज़ें मैं एक ही बार बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। तो क्या आपको फॉलो करना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस कंबाइंड है, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन अलग से नहीं हो सकती है। जो सब्जेक्ट्स हैं कॉमन है, उन कॉमन सब्जेक्ट्स को हमको कॉमन तरीके से ही पढ़ना होगा। हमको एनसीईआरटीज़ फॉलो करनी होगी, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी होगी, टीचर्स फॉलो करने होंगे और प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, तो प्रयास करना है, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ। 150 नंबर का वेटेज है मेंस में, पेपर 2 पार्ट ए में। पेपर 2 पार्ट ए में सिलेबस पूरा लिखा हुआ है मेंस का और प्री में सिलेबस नहीं लिखा है, तो आपको कवर अच्छे से हो जाएगा जो मैं रिसोर्सेज बताऊँगा, जो मैं टीचर बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आती है एनसीईआरटी आती है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। मैंने बहुत बार बातें की रही है इसकी और बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी मानी जाती है। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी वो भी लोग पढ़ते हैं, पर अब इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आपको अपडेट होना पड़ेगा। तो ये 3 किताबें हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में एंशिएंट हिस्ट्री की बात की है, पार्ट 2 में मेडिएवल की बात की गई है और पार्ट 3 में मॉडर्न की बात की है। अब लोग बोलते हैं कि मेडिएवल आता नहीं है, पर हमारे मेंस के सिलेबस में साफ साफ लिखा है भक्ति सूफी, विजयनगरा, ट्रेवलर्स जो आए उन्होंने क्या देखा, और ये सारे क्वेश्चंस जो ब्लू बॉक्स है, इसमें रेड बॉक्स है, वहाँ से आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, मेंस में भी प्री में भी। तो आपको इसको फॉलो करना है, इसको डेडिकेटली फॉलो करना है। इसकी स्ट्रेटजी कैसे पढ़नी है मैं आने वाले वीडियोस में बात करूँगा। अभी मैं आज रिसोर्सेस और टीचर्स की बात करता हूँ। इसके अलावा आपको क्या करना है कि शुभम गुप्ता सर की प्ले लिस्ट फॉलो करनी है और इसको पढ़ना है। बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, हिस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं करना है। एक और चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा बातें चल रही हैं घटना चक्र के बारे में जब से अपन ने वीडियोज़ बनाई हैं। तो ये घटना चक्र है, ये आपको करनी है हिस्ट्री की, ठीक है। इसको आपको लगाना है, आपको मज़ा आएगा। 100 क्वेश्चन डेली लगाओ, अब 1 महीने में आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। 100 नहीं लगा पा रहे हो, 50 लगाओ, क्योंकि अपने पास अभी 3-4 महीने हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर तक अपना प्रीलिम्स हो जाएगा, कांस्टेबल के बाद ही होगा, ऐसा पता चल रहा है। तो आपको इसको अच्छे से लगाना है और आप इसको लगाओ, और जो रिपीटर्स हैं सिर्फ इसको लगाओ। आप कुछ भी मत करो, वीडियो भी मत देखो, एनसीईआरटी मत पढ़ो, इसको लगाओ। एनसीईआरटी के सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ो बस, ट्रेवलर्स वाले हो गए, भक्ति सूफी वाले, बस विजयनगर वाले, और इसको लगाओ और कुछ भी मत करो आप, ठीक है। हिस्ट्री का ये सोर्स है जो सॉर्टेड है। आज मैं भी बताऊंगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों से बचना है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी जहाँ पे बताया गया है कि क्या ये सारी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी बुक्स बताते हैं वो, तो उनसे बचना है अपन को कम चीज़ें पढ़नी, बार बार पढ़नी और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये मैंने पढ़ी है स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। एक आती है बिपिन चंद्रा आती है, दोनों बुक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मैंने इसको पढ़ा है, बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ा है, और इसके सेलेक्टेड चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं, पूरे नहीं पढ़े हैं। सेलेक्टेड चैप्टर कौन से, जो गवर्नर जनरल वाइस रॉज हैं, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स हैं, और इसमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है 1935 का, 1919 का एक्ट, और जो पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह थे वो इसमें बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं, और गांधीयन एरा अच्छे से कवर किया गया है। तो मैंने ये पढ़ा था, बाकी ज़्यादा मैंने इसको नहीं पढ़ा है। और आपको भी बचना है। आपको क्या करना है एमपीएसआई के लिए, आपको लूसेंट, एनसीईआरटी और घटना चक्र, बस लूसेंट से आपको जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जो घटना चक्र है उससे आप प्रैक्टिस अच्छी कर पाओगे और इससे आपकी जो कोर आपकी अंडरस्टैंडिंग है एनसीईआरटी से वो डेवलप हो पाएंगी। और टीचर की मदद तो आपको लगेगी, जिसको नहीं लगती वो बुक्स बस करे, है ना। टीचर्स जरूरी नहीं है आप टीचर्स ही पढ़ो, बहुत लोग किताब से पढ़ना पसंद करते हैं। फिर एक आती है एंशिएंट हिस्ट्री आर.एस. शर्मा, ये मैंने पढ़ी है, और एक आती है सतीश चंद्र मेडिएवल हिस्ट्री की। ये दोनों बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, पुरानी एनसीईआरटीज़ ही हैं, ये दोनों पुरानी एनसीईआरटी है। और एक आती है बिपिन चंद्रा, ये पुरानी एनसीईआरटी है जो ये स्टैंडर्ड बुक्स में कन्वर्ट कर दी गई हैं राइटर्स के द्वारा। बहुत अच्छी किताबें मानी जाती है, पर सीएसई के लिए, है ना, हमको इतना ज़्यादा हैवी नहीं करना है अभी एसआई के लिए। खैर मेरा एक ही एम था कि मैं लेफ्टिनेंट बनूँ आर्मी में, पर मैं बन नहीं पाया। 9 अटैम्प्ट दिए मैंने सीडीएस के, 8 एसएसबी दी, और लास्ट अटैम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गया पहले दिन ही, नहीं तो मैं क्या पता हो जाता रिकमेंड। तो मेरा एक ही एम था लेफ्टिनेंट बनना, अब मैं नहीं बन पाया, तो मैं सीएससी के लिए ट्राई करूँगा 2028-29 में। अभी ट्रेनिंग के दौरान ही मैं इन सब किताबों को दोबारा पढ़ना स्टार्ट करूँगा
और ऑप्शनल अपना तैयार कर लूँगा ट्रेनिंग के दौरान, और 28 से 29 का मैं अटेम्प्ट देने वाला हूँ। अभी 2 साल तो कुछ नहीं करना है ना, ट्रेनिंग में टाइम भी नहीं मिलता उतना। तो ये रही हिस्ट्री की बातें। अब आते हैं जियोग्राफी, जो प्रीलिम्स में आई थी और अच्छे लेवल की आई थी, ठीक है। तो ये 2 किताबें आती हैं, एक आती है आपकी इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, एक आती है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। ऐसी 2 और आती हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। 4 एनसीईआरटीज हैं, पर सिर्फ 2 ही पढ़नी है आपको, एमपीएसआई के लिए 2 ही पढ़नी है। सीडीएस सीएपीएफ वाले वो दोनों भी पढ़ सकते हैं, सेलेक्टिव चैप्टर सुन के, पर ये दोनों आपको अच्छे से पढ़नी है। और इनकी वैल्यू क्या है मैं बताता हूँ, इन दोनों एनसीईआरटीज की वैल्यू क्या है देख लीजिए एक बार। इनकी वैल्यू ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सैडल पीक कहाँ है। अब सैडल पीक, डियाबोलो पीक, क्यो पीक, माउंट थ्रिलर, ये अंडमान एंड निकोबार में है। होकाइडो आइलैंड कहाँ है, जापान में है। और करेवा फॉर्मेशन कौन सी हिमालयज में होते हैं, कश्मीर हिमालय में। ऐसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे दिए गए हैं। दून द्वार फॉर्मेशन होता है, पंचनाड़ ऐसे करके कोई नदी मिलती है इस, और ब्रह्मपुत्र कहाँ से टर्न लेती है, स्पेसिफिक नाम दिया गया है इसमें। तो इसमें बहुत अच्छे से कवर की गई है। जो हमारे ईस्टर्न हिमालय हैं उसका टर्न कैसा है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और एनसीईआरटी में दिए गए हैं, यहीं से इन्हीं की लाइनों से उठाया गया था। तो ये रही ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ ये 2 किताब पढ़नी है, और सुदर्शन गुर्जर सर की प्लेलिस्ट है, बेस्ट टीचर ऑफ ज्योग्राफी। आई थिंक अगर आपने कर लिया तो यू वॉन्ट बी फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन ज्योग्राफी। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रिसोर्स है सुदर्शन गुर्जर सर और ये एनसीईआरटीज, ठीक है। और एक आती है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी बोल रहा हूँ मैं, मैपिंग की आप एक वीडियो देख लो, मैपिंग मैराथन। तो ये मैं पढ़ता था जब खाली टाइम मिलता था। इसमें क्या होता है कि जो एटलस होता है, इसमें सपोज अभी यूक्रेन न्यूज़ में है, तो हंगरी, रोमेनिया, ये सब इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, रसिया, तो 7 बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। तो आप इनको याद कर लो ट्रिक बना के। जैसे अभी सीएपीए में पूछा गया था कि लेबनान की कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है। अब लेबनान क्यों पूछा गया, क्योंकि लेबनान वाज इन न्यूज़। ऐसे ही पर्शियन गल्फ की कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, रेड सी की कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, ऐसे करके मैंने ट्रिक्स बनाई थी। डेड सी, जिब्यूटी, इरिट्रिया, साउथ सूडान, और क्या बोलते हैं सऊदी अरेबिया, और ई से फिर इजिप्ट, और वाई से यमन, ऐसे करके मैंने रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज याद करी थी। और ऐसे यूक्रेन की करी थी, हंगरी होते हैं तो रोते हैं, रोमेनिया है ना, फिर हमें क्या बोलते हैं पोलैंड, ये ऐसे करके मैंने याद किया था। और ऐसे ही पर्शियन गल्फ की याद की थी। तो इससे आप मैपिंग बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। स्ट्रेट्स, चैनल्स है ना, ओशियन करेंट्स बहुत अच्छे से आपकी कवर हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स, ये सारे पूछ लेता है सवाल कभी कभी। तो आप इंटरेस्टिंग बनाओ पढ़ाई को, जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाओगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज्योग्राफी के लिए आपको इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। कोई कुछ भी बोले ये किताब पढ़ लो, पीएससी के ये सोर्स आ गए हैं, यूपीएससी के ये सोर्स आ गए हैं। अब जैसे मैंने उसमें बताया कि आपको क्या नहीं पढ़ना हिस्ट्री में, ऐसे ही क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक आती है माजिद हुसैन की किताब, मैंने दिल्ली में रहता था जब मैं, तो मैंने ले ली थी ये, पर पढ़ नहीं पाई, इतनी मोटी किताब, वो भी इंडियन ज्योग्राफी की कौन पढ़े, और वर्थ इट भी नहीं है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन आने उसके लिए, अब तो सीडीएस सीएपीए में बहुत कम क्वेश्चन आने लगे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के, तो वर्थ इट ही नहीं है, सब फिजिकल ज्योग्राफी के आते हैं। तो अब आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो जो सीडीएस सीएपीएफ वाले हैं, सीएसई वाले हैं, वो ये दोनों एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं इनको बनने को नहीं बोलूँगा, इसको आप पढ़ सकते हो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये रही माइक्रो इकोनॉमिक्स ना, इसको पढ़ सकते हो कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, मनी एंड बैंकिंग क्या होता है। तो इससे पढ़ने की बजाय, एनसीईआरटी से पढ़ने की बजाय आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो। एक मैराथन बहुत अच्छी है, मैं उसको पिन कर दूंगा टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लो। हिंदी मीडियम का भी सोर्स मैं ढूंढ लूँगा और उसको मैं वहाँ पे डाल दूंगा। इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, इन एनसीईआरटीज़ की वजह आपको क्या करना है, बजट इकोनॉमिक्स सर्वे। बजट क्या होता है, 2026-27 अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इसका बजट आया है। 2025-26 एंड हो गया है, उसका इकोनॉमिक सर्वे आया है। कहाँ कितना डेप्थ था अपना, डेप्थ टू जीडीपी रेशियो क्या था, अपनी ग्रोथ क्या थी, आईएमएफ ने क्या प्रोजेक्ट किया है, वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्ट किया है कि हमारी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो करेगी, हमारा डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, इनकम टैक्स ज़्यादा था कि जीएसटी ज़्यादा था कि पर्सनल टैक्स ज़्यादा था कि कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और इसके लिए इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर ज़्यादा आते हैं, है ना, जो प्रीलिम्स में आता है। मेंस में भी जो इकोनॉमिक्स दी गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उससे करंट अफेयर ज़्यादा आता है। पेपर 2 पार्ट है कि मैं अच्छे से बात करूँगा कैसे उसको कवर किया जा सकता है कम समय में, और एक अच्छे तरीके से कैसे कवर किया जा सकता है। फिर आ जाते हैं पॉलिटी। पॉलिटी बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है।
बहुत ही अच्छी मानी जाती है ये पॉलिटी के लिए, एम लक्ष्मीकांत। तो मैंने यही पढ़ी थी, वो भी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े थे इसमें, पार्लियामेंट वगैरह हो गया, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और क्या बोलते हैं जुडिशरी, इसमें आर्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आर्टिकल्स आप पढ़ो। चार्ट मैंने बोला था खरीद लो, उस चार्ट को आप फोल्ड करके कहीं से भी रैंडम खोल लो। सपोज मैंने ये खोल लिया, मैं यही पढ़ने लगा आर्टिकल्स, उस चार्ट को ऐसे आप यूज़ करो या कहीं पे पेस्ट कर दो। जैसे ये हाई कोर्ट का देखो, खुल ही गया हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट हो गया, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन। मैं ऐसे याद करता था, अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन ओथ 17, 18, 19, अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन ओथ, अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन ओथ। अब 222 बहुत बार पूछा गया, ट्रांसफ़र 222 पैसा 222 और चले जाओ, ऐसे करके मैं याद करता था। तो ये आप कर सकते हो। 221 रुपये का चंदा चढ़ा दो, सैलरी की बात की गई है। ये सब ट्रिक्स मैं अपना के याद करता था आर्टिकल्स। तो आप आर्टिकल्स याद करो और इससे आप कॉन्सेप्ट को कवर करो। टीचर्स की मदद ले सकते हो, सिद्धांत अरोरा मैंने बताया है, और इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के सिद्धांत अरोरा, इंग्लिश मीडियम के लिए आतिश माथुर, रेस्ट। और हाँ, एक संजीव सर हैं MPPSC के, चैंपियन इसके बारे में पढ़ाते हैं, तो आप उनसे कर सकते हो। दीदी मेरी पढ़ रही हूँ, उन्होंने बताया, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो ये कर सकते हो आप। फिर आ जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों होगी। अब आते हैं साइंस पे। तो साइंस के लिए बेस्ट किताब मानी जाती है आपकी NCERT, ठीक है। 9th और 10th की NCERT आती है। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, UPSC CSE के अलावा सारे एग्जाम्स में ये काम आती है। बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं दोनों। पुरानी वाली लेना आप, हाँ, जितनी भी किताबें मैंने बताई पुरानी एडिशन लेना, ज्योग्राफी की भी पुरानी एडिशन लेना। मैं इसकी फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगा आज, तो ये आप कर सकते हो। दोनों ये NCERT हैं, 9th की और 10th की पुरानी वाली। इसके बाद आपको लूसेंट से प्रैक्टिस कर लेनी है। लूसेंट की एक प्रैक्टिस बुक आती है। अगर आपको NCERT नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बल्कि लग रही है, तो आप लूसेंट की एक साइंस की बुक आती है, उसको कर लो। ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है साइंस में, ठीक है। इतना ही कर लोगे आप, काफ़ी है। मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो काम करेंगी, जो 3-4 महीने में आप कर सकते हो। खैर मेंस तक के लिए आपके पास 6-7 महीने बच जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको SI बनना है, सब इंस्पेक्टर, तो करना पड़ेगा इतना, ठीक है। आप टीचर्स पे ज़्यादा रिलाई करो, टीचर्स भी यही पढ़ के पढ़ाते हैं। आपका अगर बेसिक्स क्लियर है, MPSI में वही बच्चे आ रहे हैं जिसने CGL दिया है, CSE दिया है, या MPPSC में लगे हुए हैं। फ्रेशर्स बहुत कम है। जो फ्रेशर्स हैं वो तो टीचर की मदद लेंगे और इन रिसोर्सेज का फॉलो करेंगे। अब मैं इन रिसोर्सेज को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही पढ़ने हैं। सपोज़ कोई टीचर ने पढ़ाया, एक टॉपिक पढ़ाया अर्थक्वेक आपको समझ में भी आ गया। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बढ़ाते हैं पढ़ाई का, NCERT खोल लेते हैं, और NCERT में कुछ ऐसे वर्ड्स, कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे शेडो जोन का बहुत अच्छा फिगर बना हुआ है। हर जगह 105 से 45 बताते हैं, NCERT में 105 से 43 दिया हुआ है। तो लोग बोलेंगे अरे NCERT में तो इतना दिया हुआ है, इसमें इतना दिया हुआ है। तो NCERT की बातें हमेशा सही मानी जाती है, ठीक है। तो NCERT एक बार खोल के आप देख लो, और रिसोर्सेज यही फॉलो करने हैं आपको, तो आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी, आपका नॉलेज ब्रॉड हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि NCERT पढ़नी, पर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये रिसोर्सेज यही हैं, यही रिसोर्सेज को फॉलो करके मैंने 29 एग्ज़ाम अभी तक निकाले हैं, और आगे भी मैं जो एग्ज़ाम निकालूंगा तो यही सोर्सेज रहेंगे मेरे। मैं इसको दोबारा से भी पढ़ूंगा, मैं अलग सोर्सेज के पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है। फिर एक जनरल ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज आती है लूसेंट की, एक आती है ये वाली और एक आती है ये वाली। तो ये अभी तक ये बहुत काम करती थी, कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। PSC तक में ये काम करती है, पर MPSI अब एनालिटिकल एग्ज़ाम बन चुका है, मेंस खासकर। प्रीलिम्स भी देखा होगा, कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए थे। तो आपको अब घटना चक्र लगानी है, इसकी बजाय घटना चक्र लगानी है, ये ब्लू बुक की बजाय घटना चक्र लगानी है, ठीक है। और लूसेंट ये रामबाण है। अभी मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब बताया। अब ये लूसेंट आती है, इसको आप जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ लो। CSE जैसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये किताब, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो फैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ, हिस्ट्री आप इंग्लिश मीडियम वाले, हिस्ट्री आप हिंदी मीडियम से पढ़ना, उसमें बहुत अच्छी दी गई है, ठीक है। तो ये सारी रिसोर्सेज रहें अपने। फिर बच जाती है कुछ अपनी, क्या बोलते हैं, इंग्लिश के लिए। हाँ, इंग्लिश के लिए बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, तो मेरी पढ़ाई शुरू से CBSE बोर्ड से हुई है। फिर इंग्लिश मीडियम मैंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से किया है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी है। तो मेरी शुरू से ही इंग्लिश से पढ़ाई हुई है। MP में भी BEd करी है MP से, तो मैं इंग्लिश में ही सारा किया हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। मैं क्या करता था इंग्लिश के लिए, डेली आर्टिकल पढ़ता था, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस का। वो जानते होंगे बच्चे जो SSC वाले हैं, मैंने बहुत बार बताया है कि एक कोई चैनल है शायद टेलीग्राम पे, वो ऐसे आर्टिकल अपलोड करता है, इंग्लिश माध्यम, हाँ इंग्लिश माध्यम। तो वहाँ से पढ़ लो आप, वहाँ के वोकैब कर लो, सारी चीज़ें कर लो। पर मैं खुद से करता था, मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर होता था, क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा था, तो मुझे कंटेंट भी क्रिएशन करना पड़ता था कोचिंग के लिए। मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था, मैंने भी ये रिसोर्सेज यूज़ करके पॉलिटी का कंटेंट बनाया है, पढ़ाया है वहाँ पे, और बच्चों को समझ में आया है। मैं हमेशा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे बहुत ज़्यादा जोर देता था कि जो पढ़ा है आपने उसको कैसे आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है मेरी
वो रहती थी, अंडरस्टैंडिंग रहती थी, और ये मेरी आइडियोलॉजी रहती थी जब मैं पढ़ाता था या पढ़ता था। जो आपको पढ़ाया गया है उसी पे विश्वास रखो और उसका यूज़ करके आप सही आंसर तक पहुँचो, एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा के। सेम इंग्लिश में भी लगती है। आपने रीड किया न्यूज़पेपर, सपोज बजट बहुत न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, तो फरवरी में बजट आता है, तो आपने बजट पे एक आर्टिकल पढ़ा, नेक्स्ट डे आप बजट पे आर्टिकल नहीं पढ़ोगे, आपने उसी दिन उस आर्टिकल की 360 डिग्री एनालिसिस कर ली। यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दी बजट की, उसको आपने कवर कर लिया, सिविल सर डालते हैं तो आपका कवर हो गया वहाँ से। फिर आती है बात की क्या बोलते हैं, वोकेब के लिए क्या करें, है ना, अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होगी इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ के। और दूसरे दिन आपको करना है उस आर्टिकल बजट पे नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पे आर्टिकल पढ़ना है। तीसरे दिन IMF की क्या रिपोर्ट आई है इंडिया के बजट पे, कि इंडिया का बजट कैसे ग्रो हो रहा है, इंडिया की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोई रिपोर्ट आई है। तो आपको हर दिन अलग अलग आर्टिकल पढ़ने हैं। एक दिन में 5 आर्टिकल पढ़ोगे याद ही नहीं रहेगा। मैं एक्टिव रिकॉल पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था कि मैं एक दिन में एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे वो याद है? 5 पढ़ रहा हूँ, एक भी नहीं याद है, क्या मतलब है? तो वो क्या यहीं से अच्छी हो गई मेरी। इंग्लिश पढ़ते पढ़ते 1-2 आर्टिकल डेली पढ़ो, आप मज़े में पढ़ लो, है ना, बड़े हो कहीं पे बैठे हो पढ़ लो, ग्राउंड गए हो सर नहीं आए पढ़ लो, है ना, थक गए हो थोड़ा सा लेटे हुए पढ़ लो, इंस्टाग्राम चला रहे हो तो वहाँ पे पेज ही फॉलो कर लो कोई न्यूज़ वाले, तो ये आप कर सकते हो। फिर ये वर्ड पावर मेड इजी बाई नॉर्मन लुइस, मोस्ट रिकमेंडेड किताब है। आपको लर्न करना अगर रूट वर्ड्स के थ्रू इंग्लिश वोकैब, मैं कभी भी ब्लैक बुक वगैरह ऐसी किताबों को रटने की ना आपको क्या बोलते हैं बोलूँगा आपको, ना ही मैंने आज तक वोकैब रटी है। मैंने अंडरस्टैंडिंग से सवाल सही किए हैं रूट वर्ड्स के थ्रू, कि डिस लग जाता है तो क्या हो जाता है किसी वर्ड के पहले, किसी वर्ड के बाद एबल लग जाता है, किसी वर्ड के बाद मिस लग जाता है, ऐसे ऐसे इसमें चीज़ें दी गई हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स के थ्रू मैं सही आंसर तक पहुंचता था, मैक्सिमम टाइम्स में सही आंसर तक पहुंच जाता था। मैंने सीजल और CHSL एग्ज़ाम बहुत कम दिए हैं, शायद एक बार मैंने प्रीलिम्स दिया है सीजल का, और CHSL का दिया 1-2 बार, हाँ 2 बार सीजल दिया है। मेरे प्रीलिम्स अच्छे खासे नंबर आ जाते थे इंग्लिश में, इंग्लिश मेरी शुरू से ही सही थी, पर मैंने कभी वोकैब रटी नहीं है। मेरे हमेशा 45+ नंबर आते थे, एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता था, पर मैंने वोकैब रटी नहीं। वर्थ इट नहीं है, आप 20,000 वर्ड याद करो, इससे अच्छा GS 20,000 क्वेश्चन लगा लो, है ना, वो ज़्यादा काम आएगा आपका। मैथ्स लगा लो, है ना, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में बार बार बात करता हूँ। आप एफर्ट जितना मारे उतना आपको रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। फिर आ जाते हैं मैथ्स के लिए। आभास सैनी सर की मैंने बात करी थी, ये नहीं आभास सैनी सर की नोट्स मेरे पास, ये अर्थमेटिक की है, ऐसे एडवांस की है। इसको मैं ये हार्डली 3-4 दिन में रिवाइज हो जाती है, बहुत ही ये स्पार्टन्स की है, नहीं ये उसकी है क्या बोलते हैं सुपर 100 की है। सुपर 100 70-80 लेक्चर्स में वो ख़त्म करवा देते हैं। लोग 40 लेक्चर में तो ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, 50 लेक्चर में, वो 70-80 में आपकी पूरा अर्थमेटिक एडवांस करवा देते हैं। तो मैंने ये नोट्स का यूज़ करता था मैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे इंस्टॉलमेंट हो गया, कमीशन हो गया, और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया, ये मिक्सर एलिगेशन के हो गए, 3 बार मिक्स करे तो क्या होगा, ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आया था। तो मेंस में ये मेरे पास नोट्स रखे हुए थे, और मैं प्रोक्रास्टिनेट करता था रिवीजन को, और मुझे पता रहता था ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आता था। मैं आपको बताऊंगा अभी, आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे पता था इंस्टॉलमेंट आएगा, 2 सवाल आ गए, और मैं पढ़ के नहीं गया, अच्छे से नहीं पढ़ गया, 2-3 सवाल लगा के चला जाता तो मेरे 6 नंबर और बढ़ जाते। तो वहाँ पे गया, मैं भूल गया, एक तो पेपर भी टफ आ गया था पेपर 2, और भूल भी गया मैं। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है, जो पता है आने वाला है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टफ चीज़ें ही एग्ज़ाम में आती हैं, सरल चीज़ें नहीं आती हैं। मैंने स्टेट्स पढ़ ली थी, स्टेट्स पूरी बन गई, चाहे थियरी बहुत अच्छी पढ़ाई थी सर ने। और फिर ये नहीं है, फार्मूला बुक थी एक मेरे पास आदित्य रंजन सर की, ये रही। एक गगन प्रताप सर की भी आती है, बहुत अच्छी है ये रिवीजन, अब तो 2.0 भी आ गया है, तो ये कम टाइम में अच्छा एडवांस मैथ्स का अच्छा रिवीजन हो जाता है इससे। एडवांस क्योंकि अर्थमेटिक सब बना लेते हैं, मैंने एडवांस मैथ, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री की डायरेक्ट थ्योरम्स आ जाती हैं, नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही रिसोर्सेज अपनी बच जाते हैं। करंट अफेयर इंडोलॉगस मैंने बताया है, प्लस स्पीडी कंप्यूटर के लिए मैंने मैराथन ऐड कर दी है, प्लस करंट पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस बुक ले लो आप। फिर आती इंग्लिश मैंने बता दिया, हिंदी के लिए मैराथन मैंने अपलोड कर दी है, एक प्रैक्टिस की किताब ले लो पुड़ेकर वगैरह की। और क्या बच गया, सारे सब्जेक्ट हो गए, है ना, साइंस मैंने बता ही दिया। तो ये अपनी प्रीलिम्स प्लस मेंस अलग अलग नहीं होता है कभी भी, ये साथ में ही चलता है, ठीक है। तो इसको साथ में ही चलाओ, आप प्रैक्टिस करो अच्छी खासी क्वेश्चंस की, जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है NCERT जाओ। फिर NCERT को ही बोलो कि ये NCERT किताब ये टॉपिक किसने पढ़ा है, सुदर्शन गुर्जर सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, पूरी NCERT पढ़ाई है। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन करके एक चैनल है, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई है, पॉलिटी और ज्योग्राफी।
तो आप इन चैनल को फॉलो करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सारे रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पर आपको एक टीचर पकड़ना है, 20 टीचर नहीं पकड़ना है। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक प्राप्त हो जाओगे। अब वो लोग इतनी सारी बुक लिस्ट बता दी आपने, तो मैं हमेशा, मैंने पोस्ट पे भी लिखा था कि बुक लिस्ट की मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं, उसमें मैंने लिखा था कि मैं हमेशा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने पे जोर देता था। मेरी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, मेरी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग हो। मेरी हिस्ट्री एसआई के लिए नहीं स्ट्रॉन्ग हो, मेरी हिस्ट्री ऐसी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि सीएससी में बैठूँ, मैं सीडीएस में बैठूँ, सीएपीएम में बैठूँ, सीजीएल में बैठूँ, या मैं एमपीएसआई जैसे एग्जाम में बैठूँ। मैंने अलग से नहीं पढ़ी है, एसआई के लिए तैयारी नहीं करी है। मेरी जो पुरानी तैयारी थी प्लस प्रैक्टिस मेरी घटना चक्र वाली, ये काम आई मुझे। तो आपको इसी पे जोर देना है कि आपको सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। आपके पास टाइम यार, इनफ टाइम है, अभी 3 महीने हैं आपके पास मिनिमम। 3 महीने में बहुत हो सकता है, 180 दिन होते हैं, तब 180 घंटे। ठीक है, 10 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो इफेक्टिव हो, 1 घंटे में तो आप 100 क्वेश्चन लगा लोगे घटना चक्र के। तो प्रैक्टिस करो, 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन पॉलिटी के, 50 ज्योग्राफी के, क्योंकि मेंस में हिस्ट्री और पॉलिटी ज़्यादा आ रही है, और 50 क्वेश्चन मैथ्स के। 25 तो करने ही मैथ्स आपको। अगर इतना आप कर लोगे तो 3 महीने में आप ऐसे लेवल पे आ जाओगे कि आपको लगेगा नहीं यार मेरा सिलेक्शन होगा। एक सिलेक्शन हुए आपके, तो 4-5 सिलेक्शन होंगे, लिख के ले लो मेरे से। मेरे साथ जो रिपीटर्स होते हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सबके जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके एक नहीं 2-3 सिलेक्शन हुए हैं। और पहले ऐसे लगता था मेरा क्या होगा, मेरा कुछ होगा ही नहीं, मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक 29 एग्ज़ाम निकाले हैं, 29 एग्ज़ाम्स। एक बस बिना वर्दी वाला एग्ज़ाम था, CHSL था, बाकी सारे वर्दी वाले एग्ज़ाम निकाले हैं मैंने। कुछ जगह मैं फिजिकल देने नहीं गया, कुछ जगह मैं फिजिकल में फेल हो गया, और कुछ जगह मैं मेरिट आउट हो गया। मैंने 8 बार CDS निकाला है, 8 बार FCAT निकाला है, 4 बार कोस्ट गार्ड जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है वो निकाला है। ये सारे ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम है। और क्या बोलते हैं कि मैंने 19 SSB दी है, और एक SSB मेरी बची हुई है जो 10 अगस्त को है, मैं शायद देने जाऊँ और या पोस्टपोन करवाऊँ, देखता हूँ क्या होता है। तो अगर ट्रेनिंग का शेड्यूल आ गया तो मेरे 29 एग्ज़ाम निकाले हैं, उनमें से MP के भी एग्ज़ाम बहुत सारे हैं। पटवारी में मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे, 138 थे, कुछ मार्क्स से मैं रह गया था क्योंकि मैंने डेडिकेटली पढ़ाई नहीं की थी उसके लिए। SI के लिए मैंने 1 महीने डेडिकेटेड दिया था, मेंस में पूरा मैंने SI पढ़ा था। उस समय मेरी ना SSB थी ना मेरे कोई अदर एग्ज़ाम थे, पटवारी की तरफ अदर एग्ज़ाम आ जाते थे, तो इसलिए मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं हो पाया, 4-5 नंबर से मैं मेरिट आउट हो गया था। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि रिसोर्सेज एक सब्जेक्ट के लिए लिमिटेड रखो, है ना। ये बुक हो गई, ये टीचर हो गए। सपोज एग्जांपल जो मैंने बताया है कि शुभम गुप्ता सर हिस्ट्री के लिए हो गए, रिसोर्स हो गई NCERT प्लस लूसेंट और घटना चक्र के थ्रू प्रैक्टिस। बस ऐसे ही एक बार समराइज कर देता हूँ। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र, और आपके कोई टीचर सिद्धांत अरोरा हो गए हिंदी मीडियम के लिए, आतुष माथुर इंग्लिश मीडियम के लिए। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, सिविन सर हो गए इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए मेरे जो पता नहीं है मैं पता करके बताऊँगा। और हाँ, पॉलिटी के लिए एक संजीव सर हैं, MPPSC के टीचर हैं, वो भी अच्छे हैं हिंदी मीडियम के लिए। और फिर आ जाते हैं अपनी क्या बोल ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुर्जर, उनके अलावा कहीं नहीं जाना है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, फिर साइंस के लिए आप NCERT पढ़ो और कुछ मत करो, प्रैक्टिस करो। करंट अफेयर इंडोलॉगस मैंने बता दिया है। कंप्यूटर और इंग्लिश की मैंने, कंप्यूटर और हिंदी की मैंने मैराथन डाल दी है, प्लेलिस्ट डाल दी है, वो देख सकते हो। करंट अफेयर्स आपको इंडोलॉगस से ही करना है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश एक दिन में नहीं होगी। अमन वसीफ सर की प्लेलिस्ट देखो। हाँ, मैंने अमन वसीफ सर की प्लेलिस्ट देखी थी और ये वोकैब की किताब पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा। आप भी अगर प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करोगे, रीडिंग की हैबिट डालोगे, तो आपको इंग्लिश में इंप्रूवमेंट मिलेगी, जो कि पेन पॉइंट है MP के बच्चों का। ठीक है, तो आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है यार, इंग्लिश इतनी भी टफ नहीं है। बहुत सारे अपने दोस्त हैं, एक अपने साथ के ही हैं, तो वो भी हिंदी मीडियम से थे, और उन्होंने 2 बार CGL निकाला, 1 बार NTPC निकाला। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सुधारी नहीं जा सकती, सुधारी जा सकती है, एफर्ट डालने पड़ेंगे। कंसिस्टेंसी के साथ सही डायरेक्शन में सही रिसोर्सेज के फॉलो करके, एक टीचर को पकड़ के, एक प्रैक्टिस सेट पकड़ के आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, और 2 सितारे कंधे में आ जाएंगे आपके। तो ये थी आज की स्ट्रेटजी वीडियो कि कौन से टीचर को फॉलो करना है, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है। चाहे आप CSE दो, चाहे CDS दो, चाहे FCAT दो, चाहे CGL दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, इन बुक लिस्ट के अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लूसेंट और प्लस ये NCERT और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने बताई है, आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत मददगार साबित होगी, और आप इस वीडियो को पसंद करोगे, और मुझे पता है कि आप आने वाले टाइम में ज़रूर सिलेक्शन लोगे इन सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करके। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे वीडियो लाने वाला हूँ, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।